नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टेलीविजन की खास पेशकश सम्मान में। इस कार्यक्रम के जरिए हम आपकी मुलाकात ऐसे सम्मानित व्यक्तियों से कराते हैं जिन्हें 2019 में देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी कि पद्म सम्मान मिला है। आज की इस कड़ी में हम आपकी मुलाकात राजनीति के क्षेत्र में जिन्हें ये कीर्तिमान मिला है उनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे और आइए इनका आपसे परिचय कराते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुखदेव सिंह ढींसा जी, जो कि वरिष्ठ राज्यसभा के सांसद हैं और शिरोमणि अकाली दल के लीडर हैं और बहुत लंबे अरसे से राजनीति में हैं और उनसे उनकी अनुभव और उनकी बातें सुनेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है ढींसा साहब और बहुत बहुत बधाई पद्म सम्मान मिलने पर। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हुकुम नारायण यादव, जो कि लोकसभा सांसद हैं मधुबनी से और कई दशकों से इन्हें राजनीति का अनुभव है। इनके साथ भी हम बहुत सारी आज बातें शेयर करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हुकुमदेव जी और बहुत बहुत बधाई पद्म सम्मान मिलने पर। और हमारे साथ जुड़ रही हैं भागीरथी देवी जी, जो कि एक विधायक हैं पश्चिम चंपारण के रामनगर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी से। भागीरथी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और बहुत जिंदगी के बहुत सारे उतार चढ़ाव इन्होंने देखे हैं और आज राजनीति में इन्होंने एक बड़ा मुकाम हासिल किया है, तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और ढींसा साहब, आपसे शुरुआत करूंगी कि पद्म सम्मान कि आपको कोई उम्मीद थी कि ऐसा कोई वक्त आएगा जब आपको पद्म सम्मान दिया जाएगा? नहीं, मुझे कोई उम्मीद नहीं थी। एक्चुअली ना मुझे बताया गया, मुझे तो सिर्फ 2 घंटे पहले कंसेंट लेने के लिए टेलीफोन जॉइंट सेक्रेटरी होम को आ गया था कि आपको सरकार ने इस अवार्ड के लिए चुना है, आप एक्सेप्ट करते हैं। तो 2 घंटे के बाद मेरा अनाउंस हो गया था। तो क्या कहना चाहेंगे ऐसे मौके पर? आप एक लंबे अरसे से राजनीति में रहे हैं और राजनीति कहा जाता है कि एक बलिदान का रूप है। आप बहुत सारी चीज़ें बलिदान करके इस क्षेत्र में आते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे ऐसे मौके पर? देखिए, मैं बहुत छोटे किसान का बेटा हूँ और मेरी लाइफ में मेरा पिताजी ने सारा कुछ किया, क्योंकि मैं 2 साल का था, 2 साल का भी नहीं होगा तो मेरे माताजी स्वर्गवास हो गए थे। तो पिताजी ने ही माँ का रोल अदा किया, पिताजी ने, और उनके मन में आ गया कि इनको पढ़ाना है। मेरे घर में पहला मैं जो स्कूल गया था, पहले कोई जाता ही नहीं था स्कूल, ना हमारे गांव में स्कूल था। तो वहाँ पर उस वक्त स्टेट्स होती थी। हमारा गांव पटियाला स्टेट में था, लेकिन मेरे गांव के साथ बड़ुखा गांव है जहाँ पर महाराजा रणजीत सिंह की मदर के पैदा हुई थी जी। तो वहाँ मेरे 5 किलोमीटर था हमारे गांव से। बड़े बड़े टिब्बे थे, वहाँ से हम पहली जमात से 6वीं तक वहाँ पढ़े। उसके बाद संगरूर जो कैपिटल था जींद स्टेट का, हमारा गांव पटियाला स्टेट में था, वो जींद स्टेट का था। उसके बाद आज़ादी मिल गई। आज़ादी के बाद मैं वहाँ पर स्कूल भी संगरूर में पढ़ा 10वीं तक, और फिर कॉलेज में भी संगरूर में गया। लेकिन मैं ये इतना कह सकता हूँ कि मेरे पिताजी ने मुझे पढ़ाने के लिए मेरी जो अपनी ज़मीन भी थी वो भी गहने रखी थी, कुछ आधी से ज़्यादा। मैं बीए पास करने के बाद ये चाहता था कि लॉ करूं, लेकिन उन्होंने कहा भी आपकी ज़मीन भी, मैं अब मेरे पास कोई पैसा नहीं है, मैं तो गहने रख चुका हूं, आपकी ज़मीन भी, तो इसलिए आप आओ, अपना काम करो, शादी कराओ, काम करो कोई अपना। लेकिन राजनीति में कैसे आपकी रुचि बनी और कैसे आप राजनीति जब में मैं आए? कॉलेज ज्वाइन किया 55 में, तो मैं सेक्रेटरी चुन लिया गया वहाँ पर कॉलेज में, और फिर मैं कॉलेज का प्रेसिडेंट भी रहा 59 में। जब मैं गांव में आया तो गांव में मुझे सरपंच चुन लिया। उसके बाद मैं ब्लॉक समिति का मेंबर भी रहा, मार्केट कमेटी की इलेक्शन होती थी, मार्केट कमेटी का चेयरमैन भी रहा, मैं सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक का मैनेजिंग डायरेक्टर भी रहा। और उसके बाद ये डेमोक्रेसी का ये बहुत बड़ा करिश्मा है कि मुझे लोगों ने इंडिपेंडेंट एमएलए 1972 में चुन लिया। तो जब आप सरपंच बने तो वो एक पहली सीढ़ी थी आपकी राजनीति के लिए? नेचुरली गांव में पहली सीढ़ी थी। पहले सीढ़ी तो पहले कॉलेज में शुरू हो गई थी तो, लेकिन वहाँ पर मैं आया तो सरपंच बनने के बाद नेचुरली वो लोकल जो इलेक्शन थी वो चलता। 72 में फिर मैं एमएलए बना था लगातार। फिर मैं 4 टाइम एमएलए रहा, लेकिन कुछ देर के बाद मैं अकाली दल ज्वाइन कर लिया, और अकाली दल के फिर तीन दफ़ा उसके बाद लगातार चौथी दफ़ा अकाली दल के टिकट पर जीता रहा। पहली इंडिपेंडेंट जीता, फिर अकाली दल के टिकट पर जीता, और मुझे सरदार प्रकाश सिंह बादल की सरकार में 1977 से 80 तक, क्योंकि हमारी सरकार पहले तोड़ दी थी,
80 तक मैं उनकी मिनिस्ट्री में रहा हूँ। तो उसके बाद हालात ख़राब हो गए पंजाब में, इलेक्शन ही कोई नहीं हुई 85 के बाद। तो 97 में इलेक्शन हमने लड़ी, एक इलेक्शन आई, उसके बाद उस वक्त हमने पार्टी ने बाइकआउट कर दिया। हम लड़े नहीं, पार्टी नहीं लड़ी। जब बेअंत सिंह बने थे चीफ मिनिस्टर, हमारी पार्टी लड़ी नहीं। तो 97 में मैं इलेक्शन हार गया। और उसके बाद मुझे बादल साहब के चीफ मिनिस्टर थे, तो मुझे उन्होंने बिजली बोर्ड का चेयरमैन एज कैबिनेट रैंक दे दिया। कुछ देर के बाद राज्यसभा आ गई, तो मैं कहा मैं तो राज्यसभा में जाना चाहता हूँ, मैं ये काम नहीं कर सकता, क्योंकि मैं इस काम मेरे पॉलिटिकल आदमी है, मैं इंजीनियर तो है नहीं, इसलिए मुझे कहा मैं राज्यसभा में जाना चाहता हूँ। लेकिन आप एक 2000 और 2004 के बीच में केंद्र में भी मंत्री रहे थे। इसके बारे में भी आपसे चर्चा जारी रखेंगे। हुकुम नारायण जी, आपसे पूछना चाहेंगे कि आपका सफ़र, आपको कहा जाता है कि आप किसानों के जो हक हैं उनकी हमेशा आपने एक लड़ाई लड़ी है, तो आपका सफ़र कैसे शुरू हुआ? देखो, मेरा जन्म गांव में हुआ था। उस समय बाढ़ का इलाका था। 4 महीने तक मेरे गांव तक जाने के लिए, पैदल जाने के लिए भी सही रास्ता नहीं था। मेरे पिताजी, 8 चाचा, 4 चचेरा भाई, 16 आदमी मेरे परिवार से स्वतंत्रता सेनानी थे। 4-4 साल की उनको सजा हुई थी। अंग्रेजी पलटन ने मेरे घर मकान सबको ध्वस्त किया था। मेरी माँ मुझे अपने गोद में लेके अपने भाई के यहाँ मुझे ननिहाल ले गई थी। उस आज़ादी के आंदोलन के समय काफ़ी वर्षों तक मैं अपने मामा के पास ही रहा। गांव में आके पढ़ा। वहाँ से पैदल चल के 3 किलोमीटर मिडिल स्कूल तक की पढ़ाई पढ़ा। वहाँ से पास करने के बाद फिर मैं हाई स्कूल में आके दरभंगा शहर में वहाँ आके पढ़ने लगा। अपने एक रिश्तेदार गरीब थे, उनके घर में रहता था। उसी घर में उनकी गाय, बैल और बकरी तीनों बनते थे। हम उसी घर में एक चौकी लेकर के, अपने चचेरा भाई मेरे साथ थे बड़े मुझसे, रामजी यादव, उनके साथ हम दोनों रहते थे। वहाँ से हम पास, अपने गांव का मैं पहला मैट्रिक पास किया था। उसके बाद कॉलेज में जाके एडमिशन लिए, सीएम कॉलेज में। आईए पास किए, फिर बीच में एक बार फेल कर गए, तो उस समय का उपयोग करके मैंने, ज़मीन वाले थे तो मेरे पिताजी ने कहा कि ज़मीन वाले हो तो कुछ अमानत सीख लो। तो मैंने अमानत की पढ़ाई पढ़ के अमानत सीख ली, अपनी ज़मीन को ठीक से देखभाल करने के लिए। बस उसके बाद बीए पास करने के, बीए में क्या कहते हैं, बीए 3rd ईयर में थे, तब ये +2 नहीं आया था। तो बीए के 3rd ईयर में थे, तब मैं ग्राम पंचायत का प्रधान बन गया था। लोगों ने मुझे चुन के ग्राम पंचायत का प्रधान बना दिया। मैं अपनी कॉलेज की पढ़ाई भी पढ़ता था, ग्राम पंचायत की प्रधानी भी करता था। जब मैं बीए पास कर गया, तब मुझे फिर पंचायत, ये ब्लॉक भर के लोगों ने बैठ के, उस समय पंचायत समिति ये बनती थी, प्रखंड पंचायत परिषद, तो उसका अध्यक्ष मुझे बनाया। जब लॉ में मैं पढ़ाई शुरू किया, तो लॉ फर्स्ट पार्ट में पढ़ रहा था, तभी मैं समाजवादी नेता थे कर्पूरी ठाकुर, उनके संपर्क में आ गया था। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप असेंबली का चुनाव लड़िए। उनके कहने पर मैंने कहा कि चलिए, हमारी कोई पहचान भी नहीं है, न पैसा है, आप कहते हैं तो लड़ेंगे। तो मैं फिर प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के झोपड़ी छाप पर। तो आपके जो घर वाले थे, उनकी क्या प्रतिक्रिया हो रही जब उन्हें पता चला कि आप चुनाव लड़ेंगे? बस मेरे पिताजी सब कांग्रेसी थे ना, तो मेरे पिताजी तो मुझे रोकते थे कि हम सब लोग कांग्रेस में थे, कांग्रेस में रहे हैं, तुम कहाँ जा रहे हो ये सोशलिस्ट पार्टी में। लेकिन मुझे अपनी रुचि थी विपक्ष में जाने का, सोशलिस्ट पार्टी में। और कर्पूरी ठाकुर जी बैकवर्ड क्लास के थे, सबसे निर्धन थे, नाई थे, एक मजदूर के घर से निकल के आए थे।
उनके साथ उनके नेतृत्व में मैं 62 में लॉ फर्स्ट पार्ट का स्टूडेंट रहते चुनाव लड़ गया। चुनाव में द्वितीय स्थान पर रहा, हार गया। उसके बाद सेकंड पार्ट में मैं लॉ की परीक्षा नहीं दिया, पढ़ाई पूरी करके ओके। छोड़ दिया और उसके बाद मैं समाजवादी आंदोलन में लग गया। डॉक्टर लोहिया की सिद्धांत और दर्शन को लेके गांव-गांव तक गरीबों में फैलाना शुरू किया। उन्हीं के बीच में घूमना शुरू किया साइकिल से। साधन कुछ था नहीं। 1967 का जब असेंबली का चुनाव हुआ तो पार्टी ने कहा कि आप फिर लड़िए। फिर हम लड़ गए। उस समय कांग्रेस पार्टी की तरफ से मेरे पिताजी के अपने ममेरा भाई को टिकट दिया गया था। काफ़ी लोगों ने प्रयास किया कि मैं चुनाव न लड़ूं, क्योंकि कांग्रेस की टिकट की कीमत थी उस समय। तो यादव समाज के लोगों का ऐसा हुआ कि आप नहीं लड़िए, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से हमारे समाज को पहली बार टिकट मिला है। मैंने कहा कि नहीं, कांग्रेस पार्टी का अलग है, मेरी पार्टी अलग है, हमारे रास्ते अलग अलग हैं, हमारे रिश्तेदार भले ही हों लेकिन हमारी राह अलग है, इसलिए मैं लड़ूंगा। मैं चुनाव लड़ गया। जितने नौजवान थे वो सब मेरे साथ थे, बूढ़े बुजुर्ग सब कांग्रेस के साथ चले गए। उस चुनाव में मैं असेंबली का चुनाव जीत गया 1967 में, और जीत गया असेंबली का चुनाव। तो उसके बाद लॉ की पढ़ाई छोड़ दी, परीक्षा दे दी, उस छोड़ करके फिर राजनीति में लग गया। फिर मिड टर्म पोल लेकिन आप लॉ की पढ़ाई आपकी पूरी नहीं हुई थी और आप राजनीति में आ गए थे। हाँ, छोड़ दिया। मुझे कहा भी वहाँ के प्रिंसिपल ने कि आप लॉ की पढ़ाई में परीक्षा दे दो। मैंने कहा कि नहीं, मेरा इरादा अब नहीं पढ़ने का, क्योंकि मैं लॉ की परीक्षा दे दूंगा, पास कर दूंगा, फिर वकालत में चला जाऊंगा। मेरी राह अलग हो गई है। हम ये गरीब, किसान, मजदूर, पिछड़े दलित समाज के लोग हैं, मैं उनमें चेतना पैदा करने का काम में लग गया हूँ। तब हम उनको छोड़ करके चले जाएंगे वकालत करने, मैं नहीं जाऊँगा। मैं अपने उसी में लग गया। फिर 69 में चुनाव हुआ, उसमें फिर मैं लड़ा, फिर मैं जीत गया। फिर वो विधानसभा का विघटन हो गया। फिर 72 में फिर मिड टर्म पोल हुआ, फिर उसमें लड़ा, फिर जीत गया। 1974 में जेपी आंदोलन आया, छात्र आंदोलन। उसमें कहा कि विधायक गण इस्तीफा करें। तो उसमें कर्पूरी ठाकुर जी के साथ हम 7 लोग थे जो सबसे पहले जाके विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिए और जेपी आंदोलन में जुड़ गए। जुड़ने के बाद इमरजेंसी में गए 20 महीना तक। इमरजेंसी में सेपरेट सेल में मुझको रखा गया था। सेपरेट सेल का मतलब है कि 10 बाई 6 फीट की कमरा, उसी में बंद करके रखना। मुझे खतरनाक बंदी की श्रेणी में रख दिया गया था। तो उसमें रहता था, उसी में रहा। वहीं से फिर 77 जेल में गया। पहले दरभंगा में रखा। दरभंगा से जेल से 32 कैदी फरार हो गए। उसमें मुझे कहा कि फरार कराने वाले यही इनका हाथ है। मुजफ्फरपुर ट्रांसफ़र किया। मुजफ्फरपुर में फिर कैदी लोग कुछ अपने मांग को लेकर के प्रशासन से भिड़ गए। तो प्रशासन ने कहा कि ये कराने में इन्हीं का हाथ है। तो मुझे वहाँ से मोतिहारी मोतिहारी नहीं, बक्सर भेज दिया, सेंट्रल जेल बक्सर। उसमें सेल में जाके रखा। फिर उसके बाद मुझे मोतिहारी भेज दिया। मोतिहारी सेल से मैंने नॉमिनेशन फाइल किया मधुबनी से पार्लियामेंट का 77 में। और जब नॉमिनेशन हो गया था तो निकल के गया मधुबनी से। मैं लोकसभा का चुनाव 77 में जीत गया। जीतने के बाद तब से आया तो लोकसभा में लग गया। लेकिन मेरे ऊपर दोनों प्रभाव है। मैं 1950 में संघ का स्वयंसेवक बना, शाखा जाना शुरू किया। और मैं समाजवादी आंदोलन में भी था, तब भी संघ से मेरा संबंध नहीं छूटा। मैं शाखा जाता था, उनके कार्यक्रम में जाता था। हर साल उनके गुरु दक्षिणा में जाकर के गुरु दक्षिणा का जो होता है परंपरा, उसका निर्वाह करता था। लेकिन मैं समाजवादी आंदोलन से जुड़ा रहा राजनीतिक तौर पर। और जब मैं चुनाव लड़ता था तो जितने संघ के स्वयंसेवक होते थे वो सब मेरी मदद करते थे। वो जनसंघ के उम्मीदवार की मदद नहीं करते थे। एक बड़ा सवाल जो मैं पूछना चाहूँगी हुकुम जी, कि आप
जिस समय विचारधारा की बात होती थी तो आप स्वयंसेवक जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है उसके साथ भी उतना ही जुड़े रहते थे जितना समाजवादी आंदोलन के साथ जुड़े रहते थे। तो एक जो राजनीति की जो पूरी एक जो इमेज बनती थी और लोग उस चीज़ को कैसे देखते थे? देखिए, संघ के जो उस समय की संघ की रचना थी उसमें कोई ये राजनीतिक बंधन नहीं था कि संघ का आदमी जो होगा वो स्वयं सेवक जनसंघ से का सदस्य बनेगा ही और जनसंघ के लिए ही रहेगा। वो किसी भी दल में काम करता था लेकिन वो संघ के स्वयंसेवक के रूप में रहता था और संघ के विचारधारा को मानता था। हमको भी कभी संघ की तरफ से कोई आपत्ति नहीं हुई। अन समाजवादी आंदोलन के लोगों ने आपत्ति किया, स्वयंसेवक होकर के क्यों ये समाजवादी होकर क्यों संघ में जाते हैं। दूसरी बात, जो डॉक्टर लोहिया का दर्शन है ना, उसको लोग पढ़े नहीं हैं। अगर पढ़ेंगे तो डॉक्टर लोहिया का दर्शन है, उनका दर्शन भी हिंदुस्तान में है, संघ का है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, लोहिया का दर्शन है सांस्कृतिक समाजवादी राष्ट्रवाद, बस इतने का फर्क है। लोहिया कहते हैं कि राष्ट्रीयता भी हो, हिंदुत्व भी हो, लेकिन उसके साथ साथ रोटी की भी समस्या का समाधान हो। भूखे भजन न होई गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। भूखे पेट से आदमी अपने धर्म की भी रक्षा करने में असमर्थ होता है। शास्त्र में ऐसे अनेकों प्रमाण है। तो उस समय हम लोगों के नारा थे कि मांग रहा है हिंदुस्तान रोटी, कपड़ा और मकान, कि ये तीन चीज जरूरी है जो सबको पहले मिलना चाहिए। और ये तीन मिलेगा तब डॉक्टर लोहिया कहते थे कि तब धर्म भी आएगी, तब संस्कृति भी बचेगी। तो लोहिया का केवल इतना था, भारतीय समाजवाद था, मार्क्सिस्ट नहीं है हम। बिल्कुल, हम गांधीवादी समाजवादी हैं। हमारा दर्शन है भारतीय समाजवाद। भारतीय समाज माने भारत की सभ्यता, भारत की संस्कृति, भारत का आदर्श, भारत का समाज। इसी के आधार पर हम समाजवादी नहीं थे, हम समता समाज वाले थे। समता समाज कि कोई ऊंच नीच का भेद न हो। आपकी जो राजनीतिक बुनियाद है वो तो आपसे बात करके समझ में आई कि कैसे विचारधारा का आपने जो पूरा जो एक सम्मेलन था वो किया और उस तरह से आपने अपनी राजनीति बढ़ाई। 2018 में आपको एक आउटस्टैंडिंग पार्लियामेंटेरियन के लिए अवार्ड मिला और अब पद्म सम्मान। तो क्या अब ये सोने पे सुहागा हो गया? नहीं, आप ऐसा सोचो कि दो दृष्टि रही है जो लोहिया कहते थे। हिंदुस्तान के अंदर कुछ सामंत और सामाजिक और आर्थिक सामंतवादी लोग रहे हैं, बड़े लोग। वो बड़े लोग सोचते थे कि जो कुछ भी होगा सो बड़े घर में ही है। विद्या उन्हीं के घर में है, बुद्धि उन्हीं के घर में है, योग्यता उन्हीं के घर में है, प्रतिभा उन्हीं के घर में है, सुंदरता उन्हीं के घर में है। लोहिया कहते थे कि इस पर किसी वर्ग, किसी जाति और किसी का अधिकार नहीं है। बिल्कुल, ये प्रकृति प्रदत्त है। महल में भी एक प्रतिभाशाली पैदा ले सकता है तो एक झोपड़ी में कीचड़ में लौटने वाला भी प्रतिभाशाली हो सकता है। इस पर किसी का अधिकार नहीं है। बिल्कुल। लेकिन हिंदुस्तान में कुछ लोग ये मानते रहे कि सुंदरता पर, प्रतिभा पर, योग्यता पर ये सब केवल एक वंश और एक जाति विशेष का अधिकार है। हम उसके खिलाफ लड़ते रहे कि नहीं, ये गलत है, पर कहीं भी हो लेकिन इसको पहचानने वाला कोई नहीं था। पहले ये पद्म पुरस्कार मिलता था तो महल में रहने वाले बड़े बड़े सिनेमा के स्टार जो लोग थे उनको मिलता था। उनको बाप को मिल गया तो बेटा को भी दे दो, उनको बहू को भी दे दो, उनको बच्चों को दे दो, जैसे बच्चे को खिलौना बांटा जाता था। और वो सब पद्म सम्मान लेकर के टीवी पर बैठ के कंपनियों का माल बेचते हैं। और हमको मिला है या भागीरथी जी को मिला या ढींसा साहब को मिला, हम कभी किसी कंपनी का माल बेचने जाएंगे क्या वो टीवी पर? लेकिन नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देना चाहिए कि उनकी दृष्टि गई कि नहीं, गांव के किसान में भी, गरीब में भी, मजदूर में भी, पिछड़े में भी, दलित में भी, निर्धन में भी बिल्कुल इस लायक लोग हैं जिन्हें पद्म सम्मान दिया जिन्होंने इनको मिलना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए उनको जिनकी दृष्टि महल से हट करके और गांव के गली में, कीचड़ में, झोपड़ी के लोगों पर भी, निर्धन निर्बल पर भी जिनके
जिनकी दृष्टि गई या उन्होंने चुना, इसका मतलब है कि वो चाहते हैं प्रधानमंत्री कि हिंदुस्तान की राजनीति की धारा, प्रशासन की धारा और हिंदुस्तान के विकास की धारा अब महलों तक सीमित नहीं रहे, बल्कि हिंदुस्तान के झोपड़ियों में जाए, गरीबों तक जाए, खेत में जाए, खलिहान में जाए, किसान को जाए, उनके जीवन में कैसे खुशहाली आए। ये एक धर्म युद्ध है आज, बिल्कुल। और उस धर्म युद्ध में नरेंद्र मोदी लगे हुए हैं, और उस धर्म युद्ध में हिंदुस्तान की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक सभी दिशाओं को वो बदल देना चाहते हैं और उनको ग्रामोन्मुखी, गरीबों उन्मुखी, मजदूरों उन्मुखी, पिछड़ों उन्मुखी, दलितों उन्मुखी बना देना चाहते हैं। इसके लिए मैं नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूं कि मुझे उत्कृष्ट सांसद, मैं तो 77 से सांसद था, मैं वैसे ही बोलता रहा, किसी ने मुझे उत्कृष्ट तो माना नहीं। आप जब बोलते हैं तो लोग आपको सुनना चाहते हैं, और एक बहुत बड़ा योगदान आपका राजनीति में रहा है। आपसे अभी दूसरे राउंड पर आएंगे सवालों के, लेकिन भागीरथी जी आपसे जानना चाहेंगे, आपका जीवन बड़ा, जो मैंने जितना पढ़ा है, बहुत आसान जीवन नहीं था आपके लिए भी, और बहुत कठिनाइयों के दौर से आप गुजरी। कैसे, अगर संक्षेप में बता सके कि कैसे आपका जीवन शुरू हुआ और यहाँ तक जो एक आपने मुकाम हासिल किया है, कैसे वो स्टेज तक आई? हम तो भोजपुरी में बोल सकते हैं जी, भोजपुरी में। हाँ हाँ बिल्कुल, भोजपुरी में बोलिए, बिल्कुल। हम तो पहले प्रणाम करतनी गुरु, हम चाचा जी के प्रणाम करतनी, सरदार जी के आशीर्वाद दे रहल बनी अपना बच्ची के और पूरे कमेटी के, ये भी एक कमेटी में बा लोग, सब कोई के धन्यवाद देते। हमार जीवन बहुत कठिन रहे और बहुत मजबूर रहनी, बहुत मजबूर रहनी। ऐसे मैंने एगो मालिक के कमी नहीं, हम 4 ठो लड़का, बहुत मजबूर हो जाई, महंगाई के दिन समय रहे। ऐसे हम ब्लॉक में, माने हमारा घर के बगल में ब्लॉक बा, वो ब्लॉक में जाके काम करे लगी। तो वो लोग रख ले हन, लोग वो BDO CO जे रहे से रख ले हन। तो आप घर घर जाके काम करती थी पहले? हाँ हाँ, घर घर जाके बहारना, धोना, पोछना, पोछा लगाना, सब कर कर के वहाँ से निकल के तब ब्लॉक में जब चल गई नी, तब ब्लॉक में अपना काम झाड़ू बहारू, पोछा वोछा सब, इतना तक कि सब कोई कहे कि ऐ भागीरथी लेटरिन धो, पानी भर के ले जा। सब कुछ हम कैले बनी, बहुत दुख से, मैंने बहुत तकलीफ से अपन गुजारा वहाँ मैंने करके। और जब ब्लॉक में काम करे लगनी तो कुछ महिला आवे लोग, तो इस DO साहब के डेरा पर, अथी ऑफिस के लगे बैठ के कहे लो कि हमार अमुस्माती ना भइल, हमारी ना भइल, हमारा करा ना दी भागीरथी जी, हमारा करा रुआ में काम करी ने, रुआ करा ना दी। तो हम कहीं कि जे अच्छा ठीक बा, हम बात करें। ओकरा बाद में जब एगो कहीं कहाँ के इस DO साहब रहे, तो कुछ महिला के हम बुला लेनी कि कल आई रहुआ लोगिन, हम रहुआ लोगन के यहाँ बैठी, हम साहब से बात करके हम रहुआ लोगन के काम कराए। वो जब महिला के बुला लेनी, जब बैठा देनी, तो इस DO साहब सीधे आवत, अरे उजर कुर्ता पहन के, पजामा पहन के, सेंट लगा के मार गमकावत, हमने महिला के लेकर रहनी। तो हम जाके इतने कहनी कि सर, ये महिला सबके देख लिया जाओ, बूढ़ी बूढ़ी महिला वो लाठी ले लेके ऐसे आ रहा बा, सर देख लिया, सब देहात के महिला। तो वो इतना बुरा हमरा के झाड़ के भगेले कि भागो यहाँ से, आप भी निकलो, और उन लोगों को भगाओ, उस सबको भगाओ, सब बदबू कर रहा है, सब भगाओ उसको, वो महिला सबके भगाओ, और आप भी ये बीच में मत पड़ना, भागिए, आप भी जाइए यहाँ से। और अब तब सब कोई सुन ले हल, दरबान उठ के, ए भाग, भागो 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 भागो। हम कहनी मत भागी लोगन, वहाँ रोकी, हिम्मत लेनी, रुकी रहा लोगन, वहाँ बैठा देनी महिला लोग के। अब बैठा के हम कहनी कि सर, महिला के साथ ऐसे दुर्व्यवहार ना कैल जाला, सारा गरीब महिला, अब जाती है कि नहीं यहाँ से? हम कहने हाँ सर, हम जा रहे हैं। वहीं पर गुस्सा में हम कहनी कि अपना काम आप रखिए। वहाँ मैंने उस वक्त मैंने बबी हमरा कितना तनख्वाह मिलत रहे, 3000।
3,000 से और आपने 200 बोल दिया कि अब मैं आपका हाँ काम बोल नहीं दिया। करूंगी। हम कहनी आप अपना हम कल के जाके हम कहनी ऐसा है अपन काम अपना रखी, हमारा ना चाहिए पैसा। आता कहा इसे बोल रही है, बुलाओ उसको। बुलाते रखल हम मने महिला सबके लेके बाहर आ गए नहीं। बाहर आके सब महिला के समझौनी कि काल रुक जाए रुआ लोगन, परसों हम जुलूस लेके आए में जौन हमारा साथ होई तो हम देखे। फिर भी दिमाग में उ सब महिला से बोल के भगावल गए थे। हमारा दिमाग में बहुत कलेजा में ही रहे कि गरीब गरीब महिला महकती है। ये तो गरीब तेल लगा के जे आवता ओकरा कपड़ा नहीं कि तो हवा पर महकता तेल, तो माने कैसे कह दिला कि महकती है सब। तो आपको ये बातें बहुत बुरी लगती बहुत थी कि बुरा, जब हाँ। इस तरह से बात करते हाँ, थे महिला के साथ ही दुर्व्यवहार। हाँ, तो वहाँ से ओकरा कल हो के परसों हो के पूरे गांव बाजार में पूरा घूम पूरे गांव में बाजार में घूम सारा महिला के बेगर नेता के, चाचा जी बेगर नेता के हम पूरा बिटोर लेनी अपना हिम्मत से। और सारी महिलाओं को हाँ, अपने सारा साथ में महिला जोड़कर। करीब माने 200-300 महिला इकट्ठा करके एगो पोखरा पर बैठा के सब इकट्ठा करके तब भइल लोग कहल कि जाए तो इतना महिला रुआ बिटोरले बानी बाजार के लोग, तो ये कैसे ले जाम रुआ लोग ना जुलूस बना झंडा। हम कहने हमरा ना जुलूस चाहिए ना झंडा चाहिए। हम कहनी एक ठो इतना बड़ा बड़ा हड़िया ले ला लोगन सबको हाथ में। हाँ, कहीं बहारन से बिन के वो हड़िया सबके थमा देनी। उहे जुलूस लेके निकल के ब्लॉक में जाके ब्लॉक घेर देनी। ब्लॉक घेरला के बाद पूरा माने जितना अपन भाजपा के नेता रहे लोग अध्यक्ष, उस सारा अध्यक्ष लोग पूरा हमारा टाउन के लोग चलाए कि ऐसे ऐसे बात हो रहा बा ब्लॉक में। सारा लोग आके हमारा पीठी पर आई लोग। ओकरा बाद DO साहब कुछ माने बोली बोल दिले। हाँ, कुछ बोली बोलला के बाद कहले का कि बुलाओ पुलिस को और इसको अरेस्ट कराओ भगरती को। हम कहनी कि रउआ बोलाई ना, लेकिन हम तो यहाँ बैठबे करें। एकदम सारा महिला के लेके धरना प्रदर्शन कर दे बैठ गई। और सारी महिलाएं भी आपके हाँ, साथ तैयार हो गई थी बैठने के लिए। टोटल महिला। अब जेकरा हक के लिए महिला के तकलीफ महिला के दुख देख के हम लड़ाई करते तो जरूर महिला साथ। तो जिस समय ये लड़ाई जब चल रही थी और आप SDO साहब के साथ ये बोल रही थी कि नहीं मैं जाऊंगी नहीं, यहीं पर लड़ूंगी, हाँ, उस समय आपके परिवार में क्या प्रतिक्रिया थी? क्या सब खुश थे इस बात से कि अब आप जुलूस निकाल रही हैं, आप सारी महिलाओं को लेके आगे चल रही हैं एक छोटे से गांव में? क्या प्रतिक्रिया थी आपके जो परिवार वालों की? परिवार वालों के ये है कि वो कहेगा उनका जो मन में ऐसे करने दीजिए। लोग जाके करने दीजिए उसको। हाँ, जो उनके मन में ऐसे करे। लेकिन कभी किसी घर से किसी भी सदस्य ने आपको रोका नहीं? घर ना, वालों ने? कोई नहीं। एक रोज माने हमारा पति रोका। अच्छा, अगर तुम बच्चा सबके छोट के माने अपना नेतागिरी में तू जा दरू रेलवे में वो काम करे। हाँ, जा तरू तो तू समय पर आवा ना तो भागा यहाँ से। हम कहनी कि रउआ के छोड़ देम, लेकिन हम राजनीति ना छोड़े। हम इतना बोलनी आवाज कि हम छोड़ दे सकता नहीं, लेकिन हम राजनीति ना छोड़े। ओकरा बर से वो अपन चुप लगा गए। अब हम अपन राजनीति में घुसनी हुए SDO के साथे। जब हमरा बुला के अंदर बुला के जब महिला के बैठा देनी अंदर बुला के तुम कहा ऐसे की हो, तो हम कहने तो हम कहाँ कौन सी कहनी है रुआ साथ, रुआ जैसे कहले बनी महिला के साथ दुर्व्यवहार, तो हम महिला लेके आयल बनी। कहने का कि नहीं अभी भागो यहाँ से नहीं तो केस कर देंगे। हम कहने क्या रुआ केस करें? अब गुस्सा में आके एगो पंखा रहे तार वाला पंखा, वो पंखा उठा के हम पंखा लगनी चलावे और हाथा भाई वही में खूब नोचा नाची भइल। हम कहनी बात तो के काम से हमरा कोई जरूरत नहीं है। हम राजनीति में निकल गए कि महिला के साथ दुर्व्यवहार गरीब के काम नहीं किए हो। और फिर ना BDO सुने ना SDO सुने, कोई भी आदमी ना। वहाँ जाल जाए तो वहाँ जा, वहाँ जाल जाए तो वहाँ जा। अब देख के बहुत तकलीफ। तो उसके बाद आप गांव के कई गांव में ऐसे गई, आपने महिलाओं को जोड़ा और उनकी आवाजें आपने उठाई? हम तो गए माने कई गांव में गए, करीब 5-6 गांव में गए। अब 5-6 गांव के बाद भाभी कि मैंने इतना पकड़ लिया, इतना पकड़ ली। ओकरा बाद में अपने खींच के लोग हमारा के महिला मोर्चा के अध्यक्ष बना दे लोग। अच्छा, हाँ, 2 टर्म महिला मोर्चा के अध्यक्ष रहनी। फिर तीसरका टर्म में जिला में ले गई लोग, प्रखंड से जिला में जाके महादलित के अध्यक्ष बना दे लोग। फिर ओकरा बाद में हमरा के लेके चल गए लोग यहाँ प्रदेश में कह लो आवे के। तो हम कहनी कि अभी बातें होत रहे तो जिला में से छोड़बे ना करे कि महिला मिलत नहीं के। तो पहला चुनाव आपने कब लड़ा?
जब आप विधायक बनी? हाँ, तो ऐसे चाचा मैंने हम अपन घूमत रहनी क्षेत्र में, हम काम करी महिला के लेके, कोई के माने ब्लॉक में लेके जाई, कोई के थाना में जाई लेके, कोई के बेतिया जाई जिला में लेके, कोर्ट में तक ले महिला सबके लेके जाई केस खतरा आ कि हाँ ये बेचारी के सही काम होके, ये बेचारी के काम होके पोल्हा के निहोरा करके हम काम लोग के कराई महिला सबके आ लेके घूमत रही महिला सबके। तो वो बेरा तो हम मजबूर रहनी, वो बेरा गरीब रहनी, अभी भी हम गरीब बानी। ईमानदारी एगो हमरा लगे बा आ कि बाबू हम आज तक माने कोई तरह के कोई ना बेईमानी न निमन न बेकार, हम ईमानदारी से आज ले भी काम करत रही ने। आ अभी भी महिला लोग के काम रहेला तो हम सीधे कही ने कि तू हम फोन ना करें और वो लोगन चली हम चलता नहीं ब्लॉक में साथे ले जाके बैठ के काम कराई ने महिला लोग। आपने तो भागीरथी जी बहुत हिम्मत का काम किया है, और वो भी गांव के एक ऐसे बैकग्राउंड से आना और अपना एक मुकाम बनाना एक बहुत बड़ी हिम्मत का काम है। आपसे इस चर्चा को जारी रखेंगे। ढींसा साहब, आपने एक बहुत लंबा अरसा राजनीति में देखा है, शिरोमणि अकाली दल के आप बहुत समय से लीडर रहे हैं। अब राजनीति के मायने क्या है आपके लिए, जब आप पिछले कई दशकों में जो राजनीति थी और अब में क्या डिफरेंस देखते हैं? पहले तो मैं ये आपको बताना चाहूँगा, जैसे यादव साहब ने कहा या मैडम ने कहा कि मोदी साहब ने उन लोगों को चुना जो गरीब तबके से उठकर आए हैं, जिन्होंने इन एक्चुअली लोगों की सेवा की है। मैं भी, क्योंकि हमारी पार्टी का सोशलिज्म पे के भी संबंध था और दूसरा रिलीजियस भी था। तो पहली मेरी जेल रिलीजियस के लिए हुई जब गवर्नमेंट ने, उस वक्त की गवर्नमेंट ने 1970 में एक बोर्ड बना दिया और बोर्ड बना के उनको उनसे कब्जा छुड़ाने के लिए एक हमने मोर्चा लगाया कि नहीं, सिखों को चुनकर भेजने चाहिए। तो उस वक्त मैं पहली बार जेल में गया, तो 3 महीने, जब फिर 1971 की जंग लग गई तो उस वक्त हमने वो मोर्चा ख़त्म किया था। दूसरा, उसके बाद एमरजेंसी आई, हमें तो पहले किसी ने नहीं पकड़ा, अकाली दल को तो, लेकिन अकाली दल ने बैठ के लीडरशिप ने फैसला किया कि नहीं, ये आज़ादी हमारे बुजुर्गों ने बहुत मुश्किलों से ली है, कुर्बानियों से ली है, इसलिए हम आप जाएंगे जेल पे। तो पहले हमारी लीडरशिप आप गई, किसी को पकड़ा नहीं था हमारे। और फिर हमारा ये फैसला किया कि जितनी देर ये एमरजेंसी रहेगी तो उतनी देर हम लड़ाई लड़ेंगे। 19 मंथ रही है, तो हमारा हर रोज़ जैसा जाता था। मैं भी 5-6 महीने उसमें उस वक्त रहा, फिर हमारे छोड़ देते थे, फिर हम चले जाते थे। तो उसके बाद आया, बहुत बुरे हालत आ गए पंजाब में, तो हमें सभी को पकड़ के बंद कर दिया। मैं भी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट 6 महीने जबलपुर जेल में, मेरे को किसी को मिलने नहीं दिया कभी, जेल के किसी अधिकारी को या किसी जेलर को भी नहीं मिलने दिया। एक आदमी आता था जो मुझे रोटी पका के देता था, सिर्फ वो भी लाइफर। मेरा मतलब है हम भी जेल काटी। लेकिन अब जो वक्त है, बिल्कुल आपने ठीक कहा, अब बहुत चेंज आ गई। अब पॉलिटिक्स में उन लोगों की कमी हो गई जो हमारे जैसे लोग हैं, इन जैसे लोग हैं, तो वो नहीं आते। अब तो करोड़ों रुपए का चाहिए इलेक्शन लड़ने के लिए। मैं 1972 में टोटल हमारे लोगों ने पैसे दिए और 18,000 में मैं एमएलए इंडिपेंडेंट बन गया था। लेकिन आज कोई बन सकता है? कितनी चेंज आ गई। अब गरीब आदमी का आना बड़ा मुश्किल है, बहुत कम लोग आएंगे। अब लोग पैसे बढ़ जाने शुरू हो गए, या पैसे को सपोर्ट जो पैसे वाले करते हैं उसको करते हैं। इसलिए मैं भी आभार प्रकट करना चाहता हूँ मोदी जी का, जिन्होंने उन लोगों को चुना। मैं कल हमने देख ही रहे थे किस किस से आए, जो एक्टर भी आए, वो एक्टर नहीं आए जो बहुत बड़े बड़े नाम थे ना, वो नहीं, दूसरे आर्टिस्टों को लिया। लेकिन ढींसा साहब, जो शिरोमणि अकाली दल की जो पार्टी है, वो उसने हमेशा धर्म और राजनीति को एक साथ रखा और सिखों की जो राजनीति है उसको हमेशा आगे बढ़ाया। तो आपकी पार्टी का जो भविष्य है वो आप किस रूप में देखते हैं? कि एक छोटी रीजनल पार्टी हो या हम उसको और बड़े पैमाने पे और प्रदेशों में लेके जाएं, कैसा भविष्य देखते हैं आप? देखिए,
विश तो इनका ठीक ही रहेगा। उसका कारण है कि गुरु नानक साहब का जो सिद्धांत था उससे हमारी शुरू हुई जी। और गुरु गोविंद सिंह जी ने जुल्म के खिलाफ खालसा का सर्जना की और उन्होंने कहा कि हम कोई जात और पात कुछ नहीं, सिर्फ जुल्म के खिलाफ लड़ना है। मेरे खालसे ने उन्होंने जुल्म के खिलाफ लड़ा, कोई किसी ने भी जुल्म किया उनके खिलाफ लड़ा। और अब भी हमारी पार्टी की पॉलिसी ये है कि हम जुल्म कोई भी करे उसके खिलाफ लड़ते हैं। हमारी कितनी कितनी जेलों काटी हैं। हमारे इंडिपेंडेंट स्टेट में इंडिपेंडेंट होने के बाद भी मेरे ख्याल है सरदार प्रकाश सिंह बाद 10-12 साल रहे। मेरे जैसे इंसान भी 4-4 साल जेलों में रहे, देश आज़ाद होने के बाद भी। इसलिए हमारी एक सिद्धांत है कि जुल्म करेगा तो जैसे मैं कहा इमरजेंसी में हमें तो पकड़े ही नहीं, सारी अपोजिशन लीडरशिप पकड़ ली थी। और संत हरचंद सिंह लोंगोवाल डिक्टेटर थे तो उनके पास जेल से भी हमारे लीडरशिप के कही कि ये शायद ना हटे, आप बंद कर दो मोर्चा। उन्होंने कहा नहीं, हमारा फैसला है, हम अकाल तख्त पर अरदास की है कि हम उतनी देर मोर्चा बंद नहीं होगा जितनी इमरजेंसी दोबारा लोगों को इंडिपेंडेंस नहीं मिलती। वो इमरजेंसी ने सारी कोई अदालत में नहीं जा सकता, कोई कहीं नहीं, कोई बोल नहीं सकता, कोई स्पीच नहीं कर सकता। जितनी देर उनको हक नहीं मिलेंगे हमारा मोर्चा जारी रहेगा। 19 महीने लगातार रहा। तो हमारी सिद्धांत तो अभी वही है जी। कि ठीक है, कुछ आते जाते रहते हैं, थोड़ी बहुत चेंजेस लीडरशिप में भी आती रही है, वो नहीं है, लेकिन सिद्धांत की बात कर रहा हूँ मैं। सिद्धांत वो ऐसा ही हमारा। बिल्कुल। प्रधानमंत्री वाजपेयी जी के साथ भी आपने, पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी जी के साथ भी आपने काम किया था, तो उनके साथ आपका कैसा अनुभव था और आज जब स्मरण करते हैं तो क्या चीज़ सबसे ज़्यादा याद करते हैं? वाजपेयी साहब को आज सारी दुनिया याद करती है। जितने डेमोक्रेटिक वो थे, जितने बड़ी सोच वाले वो थे। ये भी हमारे, हम इकट्ठे रहे, ये भी रहे मिनिस्टर यादव साहब भी। मैं समझता हूँ उन्होंने कभी किसी को मेरे महकमे में कभी उन्होंने दखल दिया। जब मैं पहले मुझे स्पोर्ट्स दिया 2-3 महीने के बाद, आपके पास खेल मंत्रालय और केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री थी। नहीं ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर रहा जी। लेकिन थोड़ी देर स्पोर्ट्स भी रहा, अच्छा। माइंस भी रहा और ऐसे थोड़े थोड़े रहे पर, लेकिन 4 साल मेरे पास केमिकल और फर्टिलाइजर रहा। ओके। तो मेरे महकमे में कभी उन्होंने दखल नहीं दिया था, कभी भी, एज प्राइम मिनिस्टर। मेरा मतलब है कि हम हमेशा याद रखेंगे उनको। उनका राज जो था वो लोग भी आज याद करते हैं कि उनकी प्राइम मिनिस्टरशिप थी। बहुत एक अच्छे इंसान भी थे, एज एडमिनिस्ट्रेटर भी, एज इंसान के तौर पर भी बहुत अच्छे थे। हुकुम नारायण जी, आपने इसके पहले आपने मेंशन किया था कि पहले एक पुकार होती थी कि रोटी कपड़ा और मकान के लिए लोग लड़ाई करते थे। आज जो एज है उसमें रोटी कपड़ा मोबाइल, रोटी कपड़ा इंटरनेट, रोटी कपड़ा बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज का जो युवा वर्ग है उसको देखते हुए भी बहुत सारी चीज़ें बनाई गई हैं। सारे वर्गों को एक साथ लाने के लिए बहुत सारी स्कीम्स बनाई गई हैं। तो जब आप जैसे सीनियर लीडर्स जिन्होंने कि पुरानी राजनीति, पुराने सिद्धांतों के ऊपर जो एक राजनीति की थी, तो तब में और अब में आपको सबसे ज़्यादा फर्क क्या नज़र आता है? देखिए, पहले जो राजनीति प्रारंभ में थी, आज़ादी के आंदोलन से लेके और उसके साथ जो भी थे, वो युग था पसीना का, पुरुषार्थ का, संघर्ष का। ये युग था। वो युग स्वार्थ का और पैसा का नहीं था। आज के युग में जो बदलते बदलते आया है, जब इसका जैसो कहिए कि अधा पतन शुरू हुआ आज़ादी के बाद से, और कांग्रेस का राज जो रहा देश में, तो उन्होंने सबसे पहला काम किया कि राजनीति को मिलावट कर दो, मिला दो महामिलावट, इसकी शुद्धता को नष्ट कर दो। तो इसकी शुद्धता को नष्ट करने का मतलब कि जो पसीना वाले हैं, परिश्रम वाले हैं, पुरुषार्थ वाले हैं, जो मिट्टी के से निकल के आके गरीबों की आवाज़ उठाने वाले हैं, ऐसे लोगों के बदले सामंतवादी लोग हैं, उनको लाओ, उनको आगे बढ़ाओ। जो रिटायर नौकरशाह हैं, सेवानिवृत्त, उनको आगे बढ़ाओ। जो उद्योगपति व्यवसायी हैं, उनको आगे बढ़ाओ।
जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में बड़े बड़े वकील हैं जो 10-10, 20-20, 25-25 लाख रुपया फीस लेते हैं, ऐसे लोगों को बढ़ाओ। सिनेमा में से कुछ स्टार को ले आओ, उनको आगे बढ़ाओ। अर्थात जनता को की दृष्टि को सही दिशा से हटाओ और मिट्टी के उपजे हुए लोग हैं उनको काटो, काटो सभी जगह। पिछड़े को काटो, दलित को काटो, गरीब निर्धन में जो लोग हैं उनको काटो। नतीजा हुआ कि कांग्रेस के इस गलत नीति के कारण क्षेत्रीय दल जितने हैं, अकाली दल क्षेत्रीय दल कम है क्योंकि वो पहले से हैं। बिल्कुल। लेकिन बाद में भारत के अंदर बिहार लो, उत्तर प्रदेश लो, हरियाणा लो, ये जो बने हैं, इन सारे स्टेट्स में क्षेत्रीय दल एक्टिव हुए थे। आंध्र लो, तेलंगाना लो, ये जो बढ़े हैं इसलिए बढ़े कि कांग्रेस पार्टी ने उनको समन्वय करना छोड़ दिया। ये उच्च वर्ग और उच्च वर्ण के तरफ इनकी पार्टी चली गई जी। तो बाकी जो किसान कौम था, जिस किसान कौम का मतलब बैकवर्ड, ओबीसी, दलित, तो ये वर्ग में से जो लोग थे उन लोगों ने सोचा कि जब कांग्रेस पार्टी है और इसमें हमारा कोई स्थानीय नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, हमारा कोई नेतृत्व नहीं, जब ऊपर से ही ये उठा के पटकते हैं तो इन लोगों ने विद्रोह किया। वो इनका कहिए कि जिसको कहिए कि डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन अगेंस्ट फैमिली सिस्टम, परिवारवादी और सामंतवादी व्यवस्था के खिलाफ एक विद्रोह था उन किसानों का, गरीबों का। बिल्कुल। गंगा जमुना के मैदान में, और उसमें कांग्रेस टूटी चली गई, इनका वर्चस्व बढ़ता चला गया। तो नुकसान देश का क्या हुआ कि जातिवाद, संप्रदायवाद, भ्रष्टाचारवाद, राष्ट्र विरोधी तत्व, इन सबों का धीरे धीरे गठबंधन होते चला गया और वो आगे बढ़ते चले गए और उनका वर्चस्व बरकरार है। नरेंद्र मोदी के उत्थान में इन ताकतों को चुनौती मिली, उन ताकतों को चुनौती मिली। तो आज हिंदुस्तान के अंदर जो परिवारवादी हैं, जो सामंतवादी हैं, जो पूंजीवादी हैं, जो भ्रष्टाचारवादी हैं, देश के खजाने को लूटने वाले लोग हैं, ऐसे तमाम लोग मिल करके गिरोह बना के एक, जिसको कहो ये धर्म युद्ध है। जैसे महाभारत में दो पक्ष में सेनाएं बटी थी, उसी तरह ये 2019 का चुनाव धर्म युद्ध के समान है कि दो तरफ पलटन खड़ी होगी। एक तरफ पैसा, एक तरफ परिश्रम, पसीना और पुरुषार्थ होगा। एक तरफ पैसा, दौलत और संपत्ति, भोग, भ्रष्टाचार होगा। नरेंद्र मोदी की सीधी लड़ाई है कि भोग, भ्रष्टाचार और लुटेरा समाज है, इनको हटाओ और इन हिंदुस्तान के निर्धन, निर्बल, गरीब, पिछड़े दलित हैं, इनके घर में खुशहाली को पहुंचाओ। तो इसमें अवरोध पैदा होगा। दूसरी बात आपने कहा कि पहले कहते थे रोटी, कपड़ा और मकान मांग रहा है हिंदुस्तान, तो आज भी नरेंद्र मोदी ने कहा कि सबको मकान। क्यों? इसलिए कि आप लोगों ने नहीं देखा है, भागीरथी जी ने और हुकुमदेव नारायण यादव ने और ढींडसा साहब ने बचपन में उस हिंदुस्तान को देखा है। एक ही घर में वो बकरी है, उसी घर में ये गाय है तो गाय है या बैल है, नहीं तो गरीब बकरी पोसता था तो एक बकरी है। बिल्कुल। उसी घर में माँ है, उसी घर में बाप है, उसी घर में बेटा जवान है, शादी करके आया तो बहू और बेटा भी उसी घर में है, बच्चा पैदा लिया तो वही घर है, खाना बनता तो उसी के असोरा पर है। उस हिंदुस्तान को देखा है किसने? जिसने उस हिंदुस्तान को देखा है उसको उस हिंदुस्तान के प्रति दर्द है, उसको बदलना चाहता है। बिल्कुल। नरेंद्र मोदी ने देखा है, उसकी माँ भी चौका बर्तन जब करती थी, और आप समझिए चौका बर्तन करने वाले को समाज में क्या हैसियत है, और वहाँ के उससे अपनी कमाई से अपने बच्चों को पालती थी। तो नरेंद्र मोदी ने उस उपेक्षा को, उपहास को, उस पीड़ा को झेला है। और वो पीड़ा को जब बचपन में हमने देखा, भागीरथी जी ने देखा, ढींडसा जी ने देखा, तो आप क्या समझते हो कि मेरे कलेजा नहीं फटता है? हम अपने माँ बाप को किस गरीबी में देखे थे। मेरे पिताजी को खांसी की बीमारी थी, खांसते खांसते परेशान हो जाते थे, लेकिन अच्छी इलाज कराने के लिए उनके पास में पैसा नहीं था।
हम अच्छे आप ये बात आपने एकदम सही कही कि जो एक दर्द और जो एक स्ट्रगल जिंदगी में देखता है वही शायद आगे भी बढ़ता है, और आप लोगों का जो योगदान रहा है समाज को और राजनीति में वो अपने आप में एक मिसाल है। भागीरथी जी, आपसे जानना चाहेंगे, अब चलने का समय हो गया है, कि अब आगे आप महिलाओं के लिए क्या करना चाहती हैं और क्या संदेश देना चाहेंगी उन गाँव की बहुत सारी महिलाओं को जो आपकी तरह बनना चाह रही हैं? यहाँ से हम निकले बाबू, अभी पटना से निकले में अभी भी महिला जितना भी बा लोग हमरा के इंतजार कर रहा बा लोग, आ कि अपने कब आवल जाए। अब महिला लोग के हम लेके निकल के यही सिखाएं कि आगे आए, जैसे हम आगे बनी तैसे महिला लोग आगे आए। अब महिला लोग के लिए हम अपना तन धन अपना कलेजा से हिम्मत से हम महिला के लिए लड़ें और महिला के लिए आगे भी रहें और महिला के अपना साथ लेके चलें। हम महिला के हमदर्द हैं, महिला के लिए हमदर्द में बनी और जेंट्स के लिए महिला के लिए, लेकिन ज़्यादा महिला के लिए हमारा हमदर्द बा। महिला के कहम कि महिला लोग के कि तो निकलो घर से, निकलो काम करो, काम बताए हम लोग के निकाल के ले नहीं, तबे ना जब महिला कुछ ना जानते रहे आ सिखाई कि भाजपा बड़ा अच्छा पार्टी बा, यही में हम निकल रहा जाए, दूसरा में ना जान जाए, दूसर पार्टी बड़ा गाली देवेला। तो जितना इज्जत और प्रतिष्ठा भाजपा में बा, आज हमारा ऐसा महादलित के बिल्कुल नीचे से उठा के नरेंद्र मोदी जी के धन्यवाद देता नहीं कि उनका नज़र में माने का सही जो उनकी चचा बोलनी है का नज़र में सही बा कि हाँ एकदम चुन चुन के माने हर देश हर गांव हर कोना से निकाल के सामने कर देता नहीं, और हर दुख के हल करे के लिए नरेंद्र मोदी उनके धन्यवाद देता नहीं। उनका ऐसा आज तक हम ना देखनी, हमरो उम्र बीत चुकल, लेकिन आज तक ले प्रधानमंत्री जिंदगी में ना देखनी। वह एक प्रधानमंत्री यानी कि माने हमारा गरीब के उद्धार भइल आ हमरा महिला के उद्धार भइल। सरकार के प्रोत्साहन के अलावा हिम्मत की बहुत जरूरत पड़ती है, और आपने हिम्मत वो दिखाई है। बहुत सारे महिलाओं को आप आगे लेके आई हैं, और जैसा कहा गया है कि राजनीति एक जरिया है समाज में बड़ा बदलाव लाने का, और ढींसा साहब, हुकुमदेव नारायण साहब और भागीरथी जी ने ये मिसाल कायम की है। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े और एक लंबी पारी आप खेले, यही शुभकामनाएं आप तीनों के साथ हैं। और सम्मान में आज का सफ़र इतना ही। नमस्कार।